प्रोग्राम में बात करेंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की पार्लिमानी पार्टी के अरकान का इजलास के बाद वजीर आजम की कौमी असेंबली में तकरीर मुतवक्के। उसके बाद बात करेंगे खुर्रम दस्तगीर खान की सेनेट में ब्रीफिंग के बारे में, जिसमें उन्होंने सऊदी अरब में पाकिस्तानी फौज की सिपाहियों की डिप्लॉयमेंट के बारे में बताया। वजीर दिफा का कहना था कि इस वक्त सऊदी अरब में 1600 फौजी डिप्लॉयड हैं और चंद माह में 1000 और भेजे जाएंगे। चेयरमैन सेनेट रजा रब्बानी ने कहा कि वजीर दिफा की ब्रीफिंग नाकाफी थी और इससे मजीद सवाल खड़े होते हैं। और आखिर में बात करेंगे MQM पाकिस्तान की, जिनके फारूक सत्तार फैक्शन और राब्ता कमेटी के दरमियान मामलात अब भी तय न पाए। कल फारूक सत्तार फैक्शन ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन करके दोबारा फारूक सत्तार को कन्वीनर मुंतखब कर लिया, तो आज राब्ता कमेटी ने इलेक्शन कमीशन से फारूक सत्तार के 9 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी वापस ले लिए। बोल बोल पाकिस्तान में खुशामदीद, मैं हूं दुमीने सेठी। मैं नुसरत जावेद। 051260607 और 28 हमारे टेलीफोन नंबर हैं, डिस्प्ले भी हो रहे होते हैं। आपको बताता रहता हूं कि जैसे ही आपको फ़ोन दिया जाता है आप बराह रास्त टेलीविज़न पर होते हैं, लिहाजा फ़ोन मिलते ही अपनी गुफ्तगू का आगाज़ कर दें और सिर्फ उसी मौजू तक महदूद रहें जो ज़ेर बहस। आप फ़ोन के अलावा हमसे सोशल मीडिया के जरिए भी रब्ता कर सकते हैं। हमारा फेसबुक एड्रेस है www.facebook.com/बोलबोलपाकिस्तान1। ट्वीट करने के लिए हमारा हैंडल है बोलबोलपाकिस्तान_। बोलबोलपाकिस्तान@dawnnews.tv पे आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। और अगर आप हमें इंटरनेट पे देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पे जाइए, वहाँ डॉन न्यूज़ का चैनल है, उस पर हमें लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए देख सकते हैं। अच्छा मोहतरमा गुलमी ने आपने मेरे लिए जो एजेंडा सेट किया था और उसके लिए मैंने ये जो आंखें फोड़ ली नोट्स ले लेकर, वो सब गया रद्दी में। वो सेनेट वाली बात, वो जो आप नहीं, आप तो सऊदी अरब चाह रही थी, सऊदी अरब वही ना सेनेट में जो आ गया ज्यादा मैं वो फिर वो अब वो मसला ये हुआ है कि आपने जो इंट्रो दिया वो ये था कि मुतवक्के है, क्योंकि आपने ये अपना प्रिपेयर किया था 7 बजे, बिल्कुल, और उसके बाद 7:16 पर जो है वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी साहब कौमी असेंबली में खड़े हुए, इंतहाई मुख्तसर तकरीर की। अच्छा, एक्सटेम्पोरे थी, अच्छा पढ़ा भी उनके पास यानी पॉइंट्स नहीं थे, लेकिन मुझे बड़ी हैरत हुई कि शाहिद खाकान अब्बासी, जिनको मैं 1985 से असेंबली कवर कर रहा हूँ और वहाँ बैठ के प्रेस गैलरी में, मैं इनको कभी कोई आर्टिकुलेट स्पीकर नहीं समझा कि वो वैसे बोलते नहीं, वैसे भी वो कुछ ज़्यादा नहीं आर्टिकुलेट होना। ये अब वो जो जिस मौजू पर वो खड़े हुए थे बात करने के लिए, वो बहुत हसास नौइयत का मामला है, यानी पुलिस रात पर चलने के मुतरादिफ है। मेरी अपनी जो समझ है कानून की, आईन की और पार्लिमानी जबान की, उन्होंने एक लफ्ज भी ऐसा इस्तेमाल नहीं किया जो गिरफ्त में आ सके। ठीक, चले मेरी नाक़िस राय। दैट मींस कि बहुत सोच समझ के उन्होंने तकरीर की होगी। ये कि मैं कह रहा हूँ कि मेरा जो नॉलेज है, ऑब्वियसली ना मैं माहिर कानून हूँ ना मैं आईनी माहिर हूँ, लेकिन बहसियत एक पार्लिमानी रिपोर्टर जो 1985 से पार्लिमान की कार्रवाई को मुस्तकिल कवर किए चले जा रहा है, मुझे उसमें कोई ऐसा लफ्ज नजर नहीं आया जो मुझे लगे कि वो काबिल गिरफ्त आ सकता है। बहुत सोचा होगा बॉस, नंबर क्या बोलना है उन्होंने क्लियरली। आम तौर पर जब पार्लिमान में तकारीर होती हैं तो उसमें वो तकरीर करते हुए आईन का एक आर्टिकल है 68 जो है 68, वो बाकायदा बाइंड करता है कि मजलिस शूरा पार्लिमान में अदालत उज़्मा या किसी अदालत आलिया के किसी जज के अपने फ़राइज़ की अंजाम दही में रवैये के बारे में कोई बहस नहीं होगी। ठीक है। अच्छा, अब इसको जहन में रखते हुए ये कोई 5-6 दिनों से गुफिया बहस मुबाहसा कर रहे थे। बहुत इन्होंने वसी तर मुशावरत की है, हुक्मरान जमात ने, वजीर आज़म ने। तो उनकी तौजीह ये है कि जनाब इसमें दरअसल ये है कि कोई ख़ास एक मुकदमा हो, क्योंकि अदालत उज़्मा या किसी अदालत आलिया के किसी जज यानी कि दैट वुड बी स्पेसिफिक टू ए केस, और यानी आप किसी एक केस के हवाले से किसी एक मुअज़्ज़ज़ जज का नाम लेकर
ان کا جو رویہ ہے اس کو زیر بحث نہیں لا سکتے. فیئر انف. یہ ٹھیک. اچھا، اب اس سے تھوڑی بچت کے لیے انہوں نے ڈھونڈا اینک شینک لگا کے، جو میں باقی ریسرچ کر رہا تھا، وہ آئین کا ہی آرٹیکل ہے 66. آرٹیکل 66 کہتا ہے کہ پارلیمان میں تقریر کی آزادی ہوگی. اب یہ ہے کہ اس کے سامنے اگر کوئی مسئلہ آئے گا اور فرض کریں کہ وہ مسئلہ کسی نہ کسی طرح عدالتی عمل سے تعلق رکھتا ہے، عدالت کے کسی جج کے کنڈکٹ سے نہیں، عدالتی عمل سے، کہ بھئی کوئی ایک یعنی پروسیس چل رہا ہے، یا یہ کہ لوگوں کو سستا اور فوری انصاف کیسے مہیا کیا جائے، اس کے لیے کوئی قانون سازی ہو رہی ہے، تو اس کے بارے میں جو تقاریر ہوگی ان کو قابل گرفت نہیں لایا جا سکتا. ٹھیک ہے، اوکے. 66 کے تحت، کیونکہ وہ ڈسکس یہ کر رہے ہیں کہ جی انصاف نہیں مل رہا، تاخیر ہو رہی وغیرہ وغیرہ، مثال کے طور پر. ٹھیک ہے. دوسرا یہ ہے کہ اسی حوالے سے اگر ایک قانون آ گیا پارلیمان کے سامنے اور اس پارلیمان میں اس قانون کے حوالے سے وہ کو ووٹ دیتا ہے تو وہ ووٹ بھی اس کو آپ اس طرح کاؤنٹ نہیں کر سکتے، اس کو آپ عدالتی طور پر جو ہے وہ کوسچن نہیں کر سکتے. ٹھیک، اوکے. یہ آپ رکھیں بیک گراؤنڈ. ٹھیک. لیکن ابھی بھی صرف آرٹیکل 66 کو ربڑ کی طرح کھینچ کر بھی حکومت کا مسئلہ حل نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، رائٹ. ہو گئی بات. ٹھیک ہے، کلیئرلی ادروائز ان کو لہذا وزیر اعظم صاحب قبلہ آج کھڑے ہوئے، اس کے لیے میں ایک بیک گراؤنڈ بتانا چاہتا ہوں، اور میں معذرت بھی آپ سے بھی، دیکھنے والوں سے بھی. کیوں بس؟ آپ کو یاد ہوگا کہ جمعرات کے دن جو ہم نے پروگرام کیا تھا اس میں میں نے انصار عباسی صاحب کی خبر کا تذکرہ کیا تھا. بالکل. میں نے کہا یہ جو تھوڑی سی تمہیں ایک دم سے ہلچل نظر آ رہی ہے نا، اس کی وجہ یہ سٹوری، اس کی وجہ یہ 9 فروری کو شائع شدہ خبر ہے، اور سٹوری کے بعد واٹس ایپ پہ اس کی انٹرپریٹیشن، اور واٹس ایپ پہ اس کی جو انٹرپریٹیشن ہوئی، اس کی انٹرپریٹیشن یہ کی گئی ہے کہ حکومت جو ہے وہ ایک ایسا قانون لا رہی ہے جو جعلی بات پھیلائی گئی، جو اوریجنل اور مجوزہ قانون میں ہرگز نہیں ہے. میں پھر کہہ رہا ہوں کہ جی 65 سال سے 60 سال کر دی جائے گی ریٹائرمنٹ کی عمر، یہ مجوزہ قانون میں نہیں ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہ جی وزیر اعظم صاحب یا جو سویلین جو الیکٹڈ حکومت ہوگی وہ بریگیڈیئر سے عہدوں، انہوں نے کہا یار اس پہ تو کوئی مزہ نہیں آئے گا، کہیں اور بھی انسیکیورٹی پھیلاؤ تاکہ وہ ایک ریاکشن وہ بات چل گئی. تو میرا اپنا یہ خیال تھا کہ یہ دونوں چیزیں تو ویسے ہی نہیں ہونی، لیکن میں نے اس خبر کو ڈسکس کرتے ہوئے کہا تھا کہ اس خبر کی بنیاد پر افواہ سازی سے پرہیز کیا جائے. میرا یہ خیال ہے کہ یہ قانون ضرور آئے گا، لیکن یہ قانون اسی صورت میں آئے گا کہ تازہ انتخابات ہو جائیں، اور اس میں اگر پی ایم ایل این بھاری اکثریت نہ صحیح تو واحد اکثریتی پارٹی بھی لے کر آئی تو دوسری جماعتوں سے مل کے اس قانون کو پاس کروانے کی کوشش. لیکن آپ کا خیال ہے الیکشن کے بعد ضرور، جی میں نے پوسٹ الیکشن سینیریو میں یہ ہوگا بھی نہیں کریں گے. میں معذرت چاہتا ہوں، بٹ نہیں، آپ تجزیہ تھا باس آپ کا اس میں معذرت چاہنے کی، بھئی یو تھاٹ کہ نہیں کرے گی. میں نے اس وقت بہت کیٹیگوریکل انداز میں کہا تھا کوئی فرق نہیں پڑتا بی بی، اپنی غلطی ماننی چاہیے. اب میں بائی ہینڈ سائٹ آپ کو بتا سکتا ہوں کہ کیوں پھر انہیں جلدی کرنی پڑی، کیوں، ہاں وہ میں بعد میں بتاتا ہوں. لیکن فی الحال وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ میں نے آئین کے تحفظ کا حلف اٹھا رکھا ہے، اور ایک بار نہیں 2 بار، ایک بحیثیت رکن قومی اسمبلی اور دوسرا بحیثیت وزیر اعظم. رائٹ. یہ دونوں پوائنٹ بھی یہ بڑے نقطہ طلب ہے. ٹھیک. اور آئین جو ہے وہ اداروں میں تقسیم کرتا ہے، ان کے فرائض کو طے کرتا ہے کہ ایک عدلیہ ہے، ایک ایگزیکٹو ہے، آپ کا یہ کام ہے، آپ کا یہ اور یہ بالکل. تو انہوں نے کہا کہ جناب ہم لوگوں کے ووٹ لے کر آتے ہیں، ہمیں چور، لٹیرے، ڈاکو، مافیا کے اراکین کہا جاتا ہے. مافیا. اس کے بعد ہم جو قانون بناتے ہیں اس کو کوسچن کر دیا جاتا ہے. تو میرا تو حق ہے، آئین مجھے یہ حق دیتا ہے کہ قومی اسمبلی، پارلیمان یعنی سینٹ اور قومی اسمبلی مل کر ایک لا بنائیں. اس قانون کو آپ یوں نہیں پھینک سکتے.
ٹھیک، آپ اس کی توجیح کر سکتے ہیں، لیکن یہ کہ جی اب ظاہر ہے کہ ان کو جس قانون کے بارے میں اس وقت ذکر ہو رہا ہے وہ شاید مجھے بتانے کی ضرورت نہیں، پارٹی وہی کہ جھوٹا اور خائن قرار دیا شخص کیا کسی پارٹی کا سربراہ ہو سکتا ہے یا نہیں. تو انہوں نے کہا کہ جی دوسری مسئلہ یہ ہے کہ ہر دوسرے دن جو ہے بیوروکریسی کو بلایا ہوتا ہے، تو اب افسروں کے لیے خوشحالی اسی میں ہے، عافیت اسی میں ہے کہ وہ کوئی کام ہی نہ کرے. صحیح ہے، ورنہ جا کے جواب دینا پڑے گا. انہوں نے کہا جی کہ ہم ایگزیکٹو میں ہیں، ہم فیصلے لیتے ہیں، تو بہت ایک دو فیصلے 3-4 فیصلے غلط بھی ہو سکتے ہیں. ہاں لیکن فیصلہ تو لینا ہوتا ہے. لیکن اس فیصلے کی کیا ذاتی ذمہ داری ہوتی ہے؟ نہیں. اور اس میں اشارتاً انہوں نے کہا کہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا. وہ یہ چاہ رہے تھے کہ اس معاملے پر بحث ہو. اچھا ارے یار بریک ہو گئی. چلیں جی آگے پھر اس کو بیان کرنا پڑے گا کیونکہ ایک کمپلیکیٹڈ مسئلہ ہے. چلیں جی بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو آج وزیر اعظم صاحب نے قومی اسمبلی میں تقریر کیا کی، ان کا کیا مقصد تھا، اس پہ مزید بات کریں گے وقفے کے بعد. ہمیں ٹویٹ ضرور کیجئے، ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے بول پاکستان _ اچھا اس کے مقابلے میں وہ کہتے ہیں کہ عدلیہ نے کچھ ایسے فیصلے دیے، وہ میرا خیال ہے کہ ریکارڈنگ کا خاص طور پر ذکر کر رہے ہیں، جس پہ کافی زیادہ پاکستان کو یعنی پینلٹی دینا پڑ رہی ہے جو کہ ہمارے بس میں ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور اس طرح کے ایک دو تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر اس طرح کے فیصلے ہیں جن کے لانگ ٹرم امپلیکیشنز ہیں تو پھر اس کی ذمہ داری کون لے گا. اچھا اب یہ بات کرنے کے بعد انہوں نے تو صرف یہ التجا کی کہ یار یہ معاملہ آپ سارے مل کر بائی پارٹیزن وے میں پارٹی بالادستی سے بالاتر ہو کر بلونگنگ سے اور وابستگی سے بالاتر ہو کر اس کو ڈسکس کیا جائے. اب ایسے موقع پر میں ایچ پہ بیٹھ گیا، انتہائی مختصر تقریر کہ میں نے کہا یار یہ خورشید شاہ کیا جواب، وہ کیا لکھیں گے جواب میں. تو خورشید شاہ صاحب جو ہیں کھڑے ہوئے، انہوں نے تانے وانے تو دیے، اچھا ہاں، لیکن آخر میں یہ لفظ کہا کہ آپ لائیں کوئی قانون، پارلیمان کے تقدس کے لیے ہم حاضر ہیں. اچھا چلیں، یہ تو پیپلز پارٹی والے بھی شاید، اور ساتھ ہی کہا، اور کیا اور بھی کچھ، ساتھ یہ کہا کہ جناب قانون جو ہے اس کی توجیہ تو ہو سکتی ہے، ہمارا بنایا ہوا قانون رد نہیں کیا جا سکتا. بھگت چکے ہیں پچھلے اپنی حکومت میں یہی باتیں ساری، اس لیے اس سے ثابت ہوا کہ بیک ڈور ڈپلومیسی کام کر گئی. ٹھیک نہیں کام کر گئی، ورنہ خورشید شاہ صاحب یہ تقریر ہی نہ کرتے. پی ٹی آئی سے کوئی نہیں آیا اس وقت تک جب تک میں، کیونکہ وہ آج ہمارے میک اپ روم میں خراب تھا باس ٹی وی، تو میں یہ کچھ بھی نہ دیکھ سکی. جی تو وہ تو نہیں تھے. اب کیا ہو رہا تھا؟ اچھا ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اس کو کرنے کے لیے سب سے پہلے میں یاد دلاؤں گا، میں نے بہت دفعہ اسی نقطہ نظر کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ کو کم از کم 2 مرتبہ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے وہ ریمارکس سنائے ہیں جو انہوں نے جس دن انہیں فاروق لغاری صاحب نے ڈسمس کیا تھا اس دن پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہے تھے. تھوڑی سی طویل کلپ ہے لیکن اس کو سنے بغیر آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ خورشید شاہ کی یہ تقریر کیوں ہوئی. I want you to know that I had presented an accountability bill. The president didn't like my accountability bill because I said everybody must be tried. The president, the bureaucrats, the judges, the businessmen, private citizens. He said, how can you try judges? I said, why? If a prime minister can only be removed by a vote of confidence of 109. If 2 judges can remove a prime minister, why can others not remove? And I said that, all right, if you don't like this bill, I'm prepared to change it, but I will give up my personal immunity. But I will not give up the immunity of future prime ministers, because prime ministers cannot be held hostage by threat time and again. یہ میں نے اس کا ریفرنس، اچھا اس پہ جو تاریخ تھی وہ ہم نے اس وقت آخری مرتبہ وہ یعنی گزشتہ سال چلایا تھا، تو لوگ یہ کنفیوز نہ ہوں. یہ محترمہ نے 2017 میں نہیں، 2017 میں نے اسی کانٹیکس میں، کیونکہ میں یہ انٹیسپیٹ کر رہا تھا بہت عرصے سے، تو میں نے یہ کہا تھا یہ اس دن پریس کانفرنس ہے جس دن
फारूक लगारी ने इनकी दूसरी गवर्नमेंट को डिसमिस किया था, उसमें वो ये कह रही थी कि मैं जो हूँ, मैं के वजीर आजम को तो जब चाहे कोई हटा देता है, तो बाकियों को कौन पूछे? तो बाकियों को कौन पूछे जो फैसला साजी करते हैं। तो इन्होंने ये एक लॉ बना रही थी जिसमें जजेस का, उन्होंने कहा अगर आपको अच्छा नहीं लगता उसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन आप मेरे कानून को उठा के नहीं, और उसमें ये भी कहा कि उसमें चाहे आप ये कर दें कि मैं उस कानून से फायदा नहीं उठा सकती, पर्सनल इम्यूनिटी मेरी खत्म कर दें, मगर आगे के वजीर आजम को ये नहीं। बिल्कुल इन्हीं कलमात की रोशनी में सेनेट में एक कमेटी बनी हुई थी आईनी इस्लाहात के लिए, जिसका बुनियादी फोकस था कि अदालतों के साथ क्या करना है। तो फारूक नायक साहब उसको हेड कर रहे थे। ये जो मुजव्वज़ा कानून जिसका तस्करा जो है वो अंसार अब्बासी साहब ने अपनी 9 फरवरी की खबर में किया था, वो बुनियादी तौर पर मोहतरमा की इन ख्यालात की रोशनी में फारूक नायक साहब ने पेश किया था। राइट। इसमें वो ये है कि आपको याद होगा कि जजेस की अपॉइंटमेंट के सिलसिले में इफ्तिखार चौधरी ने कानून फेंक दिया। जी जी बिल्कुल। मैं कहा था नहीं वे हम रिजेक्ट कर देंगे। ये पीपल्स पार्टी वाले उन दोनों रोते रहे, मगर उस वक्त उनका कोई साथ नहीं देता था। लेकिन पाकिस्तान में नहीं हर उस वक्त उनको फायदा हो रहा था। लिहाजा आइन में बस 20वीं तरमीम आई, जिसके बाद जजेस की अपॉइंटमेंट उससे आवाम के नुमाइंदों का कोई भी ओवरसाइट, कोई रोल नहीं। एब्सोल्युटली। नाउ दे आर गोइंग टू चेंज इट। अच्छा, जब किसी के पास अपॉइंटमेंट की अथॉरिटी आती है ना बीबी, तो उसके पास रिमूवल की अथॉरिटी। राइट जाहिर है। तो ये जो नई आईनी तरमीम लाने की कोशिश हो रही है, जो मेरी दानिश में तो वाज़ेह हो गया ठीक कि ये आप उसको लाएंगे जल्द से जल्द, मेरा ये ख्याल, क्योंकि आप भुगत रहे हैं अभी तो तकरीरें, अब चूंकि उधर भी है तो दोनों तरफ है, आग बराबर लगी हुई। अब उसमें हुआ क्या है? हुआ यह कि मैंने तुम्हें कहा, ये हाड़ा हुड़ी इस वजह से मची है कि वो जो रिमार्क्स है, जिसमें बाद में हालांकि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने एक और केस में वजाहत भी कर दी कि जी हमने तो किसी और अंदाज में बात की थी, मीडिया ने पता नहीं क्या, वो जो नाअहली का मुकदमा था उसमें यह था जी अगर कोई चोर को मनशियात फरोश वो बन जाए किसी पार्टी का सरबरा और वगैरह वगैरह, वो तो एक बात थी। लेकिन उसी दौरान एक और रिमार्क ये भी आया था जिसमें कहा गया कि अगर ये कानून हम रद्द कर दें, जिसने नवाज शरीफ को ये अख्तियार दे रखा है कि उसके दस्तखतों से गुलमी ने को कहा कि ये सेनेट के क्या होगा, तो अगर ये तो उनका क्या होगा, उसमें इनके कान खड़े हो गए। अच्छा, लेकिन वो कान भी खड़े हुए सिर्फ किनके? मुस्लिम लीग एन वालों के। हाँ, पीपल्स पार्टी के दिल में दर्द क्यों जागा? क्योंकि वो उनके साथ पीपल्स पार्टी के दिल में दर्द जागा बीबी, शर्जील में मन, राइट, अस्पताल में क्यों? सही, शर्जील में मन, तो मतलब इसका डॉक्टर सीमी से हिसाब लेकर वो उनके बहनोई मुराद अली शाह, उन्होंने कहा ये तो अपने हैं तो इन्हें लगा दें। तो यानी इन्होंने कहा ये तो अपॉइंटमेंट भी उधर जा रही है। हाँ, तो नहीं यार कुछ करना पड़ेगा। ठीक, ये बयान ये अब ये कि मैं इन्हें कहूँगा बहुत देर की मेहरबान आते वो ब्रेक के बाद कहिएगा बॉस, ब्रेक के बाद जो भी बहुत देर की मेहरबान। अभी भी आप मतलब कोई आपको में चलें, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे, हमारे साथ रहिएगा। ट्वीट जरूर कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल है बोल पाकिस्तान _ तो मैं इंतहाई इज्जत और एहतराम से और बखुदा खुले जहन के साथ, शायद खाकान अब्बासी जैसा धीमा ठंडे मिजाज का आदमी अगर आज वक्त से पहले, मेरी दानिश में थोड़ा सा वक्त से पहले खड़ा हुआ है तो वन कैन अंडरस्टैंड, अगर आप उनकी जगह बैठे हों तो मे बी ही माइट हैव फेल्ट कि उनको दीवार के साथ धकेला जा रहा है। okay. तो शायद वो मौसूफ अभी तक चलते रहते। अब मैं, हो सकता है कि इनका कानून तैयार हो सकता है खुफिया तौर पर हाड़ा हुड़ी में इन्होंने पास करने की तैयारी भी करनी हो, मे बी। हाँ,
उस तैयारी को मैं इसलिए वजन दे रहा हूँ ये बीबी के। अच्छा, और खुर्शीद शाह साहब के जो आज क्योंकि देखो कौमी असेंबली में पीपल्स पार्टी के बगैर भी शायद वो खींच जाए इसको, लेकिन फिर आपको लग रहा है शायद कानून में आइन वो कमेटी जो थी और फारूक नाइक साहब और उन्होंने कोई, भाई वो सेनेट में जाके क्या होगा, तो इन्हें शायद ये ख्याल होगा, शायद मैं दोबारा कह रहा हूँ कि अगरचे आज पीपल्स पार्टी की अक्सरियत है, लेकिन अगर पीपल्स पार्टी को अक्सरियत कहा जाए कि यार जो कुछ आपके साथ हुआ अब हमें भी जरा महसूस वही हो रहा है, बातें लग तो यही रहा है, नजर न्याज़े हुसैन जाते हुए कुछ कर जाओ। हाँ, और चूंकि वो रजा रब्बानी साहब आपको याद होगा बहसियत चेयरमैन सेनेट, वो रिपीटेडली 3-4 मरतबा पब्लिक पोजीशन ले चुके हैं कि जी डायलॉग होना चाहिए इदारे एक दूसरे के साथ वगैरह वगैरह। तो शायद इनकी कोई राइट, पीपल्स पार्टी आपको लगता है ऑन द प्रिंसिपल मान जाएगी? क्योंकि वो वैसे भी भाई ताने वाने दिए जैसे आज भी बहुत दिए खुर्शीद शाह साहब ने, और टिका के दिए, बाकायदा कोस रहे थे, लेकिन मेरी नजर में हम सहाफियाना लैंग्वेज में हम यूज करते हैं ना ऑपरेटिव पार्ट, कि यार ये तकरीर का इंट्रो क्या बनता है। ऑपरेटिव पार्ट ये है कि पार्लिमान के तकद्दुस के लिए हम हाजिर हैं, हाजिर, ठीक है, हाजिर लहू हमारा, ठीक है, और ये कि कानून की तौज़ीह की जा सकती है, उसे रद्द नहीं किया जा सकता, ये हमारा अख्तियार। तो इसका मतलब तो सुट पंजा हो गया ना। अच्छा, अब मैं इन मुअज़्ज़िज़ अरकान असेंबली पे थोड़ा सा ईमान इसी सूरत लाऊंगा कि ये तो एक बड़ी कानून साजी है ना, आईन में तरमीम करनी है, 2/3 अक्सरियत चाहिए कौमी असेंबली में, सेनेट में। मेरी एक छोटी सी फरियाद है भाई, एक रावलपिंडी के अजीम इनकलाबी रहनुमा साहब, उन्होंने एक तकरीर की थी लाहौर में, सुनना है। मैं अपना असेंबली से इस्तीफा देता हूं। मैं से असेंबली पे 1000 मर्तबा जमहूरियत पे भेजता हूं, वैसे वजीर आजम पे भेजता हूं, वैसे चीफ मिनिस्टर पे भेजता हूं, मॉडल टाउन के कातलों पे, और इमरान खान इस्तीफा दो, बाहर आओ, लाठी उठाओ, नेजा उठाओ, जाती उम्रे की तरफ मार्च करो, तकरीरों से ये बेशरम नहीं जाए। अगर ये मुअज़्ज़िज़ अरकान असेंबली, क्योंकि खुर्शीद साहब भी कह रहे थे शाह साहब बार बार कि हमने अपना तकद्दुस खुद पामाल की देता, हाँ, ये जनाब पामाल हो रहा है ना, बीबी जो भी क्लिप था वो आईन में तरमीम के लिए, आईन में तरमीम के लिए तो सेनेट में 2/3 अक्सरियत चाहिए, कौमी असेंबली में 2/3 अक्सरियत चाहिए। फिर हमें हरगिज ये मालूम नहीं कि वो क्या लिखेंगे जवाब में, क्योंकि हाड़ाहुड़ी टेंशन होगी ना, वो तो बहुत लेकिन टेंशन होगी। ये साहब रुकने कौमी असेंबली हैं, हाँ बीबी कौमी असेंबली का कस्टोडियन है अयाज सादिक। अगर इन नाम नेहाद मुअज़्ज़िज़ अरकान असेंबली में अपनी इज्जत का थोड़ा सा एहसास है, कल मंगल है, इस्तीफा देना नहीं, सुबह एक रेजोल्यूशन पास करें, पूरे हाउस को कमेटी में तब्दील किया जाए, स्पीकर साहब सम्मन करें कि मिस्टर शेख रशीद वल जो भी होंगे हाजिर हों, मुअज़्ज़िज़ रुकन असेंबली फ्रॉम हल्का नंबर फला, और आए और हाउस में बताएं कि आपने हम पे लानत भेजी, क्यों भेजी नहीं, और आपने इस्तीफा दिया या नहीं, यहां बयान करें। सही है। और अब आप जो भी तौजीह पेश करें, लेकिन आपने चूंकि खल्क़े खुदा से पब्लिकली वादा किया है, टीवी पे चलते हैं ना क्लिप्स कि फला इंटरव्यू में ये कहा, ये प्लेमर नहीं, ये सादिक और अमीन, यहां लिखो इस्तीफा, सादिक और अमीन साबित करो अपने आप को, जाओ लांती घर से, और जाओ घर। सही। तो अगर आप इस एक शख्स के साथ एक इतना सा, जबकि ये हाउस को क्या 2 महीने और रह गए हैं, यार अगर इतना इकदाम नहीं उठा सकते ना, तो वजीर आजम साहब आप भी तकरीर ना ही करें, और खुर्शीद शाह साहब आप भी जानी छोड़ें, बस ऐसी बातें ना करें। एक मुख्तसर सी बात है, इन साहब को बुलाया जाए, पूरे ईवान को कमेटी में तब्दील करें, मिस्टर स्पीकर अयाज सादिक शुड समन शेख रशीद एंड से कि जनाब ये चलाएं, वहां पे भी मल्टीमीडिया अरेंजमेंट है, क्यों नहीं, आपको एक ये सुनिए। हाँ, तो फिर क्या, और अगर
स्पीकर कस्टोडियन ऑफ द हाउस सब पे पार्लिमान बालिदस्त का स्पीकर अगर बुलाए तो ये हाजिर ना हो, क्या SHO के जरिए बुलवा सकते हैं इस शख्स को? यस, ठीक, दे हैव द अथॉरिटी, he has the authority. ऑल अथॉरिटी एज स्पीकर नेशनल असेंबली, एज कस्टोडियन। उसका जो आइन ने उसने जो कसम खा रखी है ना या सादिक साहब ने, वो इसी आइन के तकद्दुस के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खा रखी है। तो अगर आप इस एक शख्स की यावागोई से तो क्या कानून अपने ईवान का तकद्दुस नहीं बहाल करवा सकते, और इसको ये नहीं कह सकते कि वो चाचे सादको अमीन, ये तुम्हारा पब्लिक बयान, वेयर इज द रेजिग्नेशन? हे हनी, तो बाकी तो छोड़े, आइन में तरमीम की तरफ क्या बढ़ रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं, क्या ख्याल? नहीं, पॉइंट टेकन। आई मीन मजाक के अलावा नहीं, अरे बाबा मेरे लिए ये लिटमस नहीं, नुसरत साहब, बात ये है कि लोग उनकी शक्ल देखते हैं, जिनका क्लिप आपने सुना तो वो सोचते हैं कि शायद नुसरत साहब को मजाक कर रहे हैं या कि वो ऐसे ही, मतलब दिस इज योर पॉइंट इज वेरी वैलिड, आपकी बात बिल्कुल नहीं, मैं आपसे एग्री कर रही हूं, दोबारा कह रहा हूं कि वाकई आप क्या बात कर रहे हैं, कहाँ तो एक आप स्केल ले जा रहे हैं, वो डी डा डी डी, एक जिसका एक सुपरसोनिक वो केटूस की भी इंतहा बुलंदियों पे जा रहे हैं। नहीं, और जिससे टेंशन तो एक होगी हर सूरत, एक छोटे सारे हर मतलब ये तो एक दिस इज, मैं ये समझता हूँ कि इट्स अ क्लियर कट आज ये है कि वजीर आजम ने एक अपनी दानिश में एक रेड लाइन ड्रॉ की है, यस, और अपने दायरे की जो जिसको भी थोड़ी सी सियासत की समझ है, हाँ, मैं इस रेड लाइन को हरगिज अहमियत न देता। जुमला मुकम्मल करने ब्रेक, अहमियत ना देते अगर वो खुर्शीद शाह न ठीक है, हाजिर लहू हमारा। फेयर इनफ। चले जी, वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद जब वापस आएंगे तो अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे, हमारे साथ रहिएगा। हमें ट्वीट जरूर कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल है बोल बोल पाकिस्तान _ अच्छा, मैंने ये जो बात कही है ना, तुम वाक़तन मैंने अज़राह तफन्नुन नहीं की। नहीं, मैं बॉस, मुझे पता है, मैं तो सिर्फ दूसरी बात ये है कि मुझे बड़ी हैरत हो रही थी। देखो, सियासत में बाज़ औक़ात चीज़ें इस मकाम पर आती हैं कि यू डोंट हैव टाइम। श्योर। हाँ, लाइक लेनिन ने जब ये डेट फिक्स की थी ना कि जी रूसी इनकलाब की, तो उसने कहा था कि 26th विल बी टू अर्ली एंड 28th विल बी टू लेट। ठीक है, तो इट हैज टू बी 27th। टाइमिंग इज एवरीथिंग। मैंने जब इनकी तकरीर सुनी ना, मैंने कहा यार धीमी धीमी तकरीर की, तो मेरा ख्याल था कि ये बैठने से पहले कहेंगे और जनाब स्पीकर, अब मैं लॉ मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो बिल पेश कर दें। बट दे डिडंट डू दैट। व्हाई? Maybe he wanted to see. नहीं, एक वो था, let's see what reaction. उसके बाद तो और आसान हो जाता कि फर्ज करो खुर्शीद शाह साहब ने ये तकरीर, वो तो उनकी मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ कि फर्ज कर लेते हैं कि उन्हें ये यकीन नहीं था कि पीपल्स पार्टी हाउ वुड दे रिएक्ट, तो फिर चेक। लेकिन उनकी तकरीर के फौरन बाद जब शाह साहब ने कहा कि हाजिर लहू हमारा, तो फिर दोबारा वजीर आजम को खड़े होना चाहिए था कि जनाब स्पीकर चलें फिर। वेरी वेल डन, आई एम ग्लैड कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ने रियलाइज किया है कि ये मसला जो है ये किसी एक जमात से वाबस्ता नहीं है, हुकूमतें आती जाती रहती हैं, ये पार्लियामान के तकद्दुस की बात है। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ लॉ मिनिस्टर साहब से कि वो लॉ ठीक पेश कर। हाँ, तो पीपल्स पार्टी को भी फिर अपनी ब्लफ कॉल हो जाती है, वो करना पड़ता है। नहीं, मेरा ख्याल है कि वो शायद कब आए हैं बिलावल? अभी आ गए या नहीं, मुझे नहीं मालूम बॉस। वाकई आ तो गए, आ गए हैं। आखिर सेनेट के लोगों का वो भी हुआ ना। ओह राइट। तो मेरा अपना ये ख्याल है कि उनको दोबारा भेजा गया होगा, अच्छा, यानी सारी पीपल्स पार्टी को कि जनाब आप आला क़यादत आप जरा गौर कर लें, देख लें, ताकि मेरा ख्याल है कि अगर इनका एग्रीमेंट हो गया तो फिर ये हाड़ाहुड़ी में इसको अपने कानूनदान वालों से कहें कि अच्छा सा एक बिल भी तैयार कर दें हमारे। नहीं, इस तरह नहीं होगा। वो तैयार है बिल। ठीक है, हाँ, नहीं बिल बिल्कुल तैयार है उसमें, लेकिन अगर कोई लास्ट मिनट को फुल स्टॉप कॉमा वगैरह अटक से कॉल है, आज नहीं कॉल दे पाए क्योंकि मामला गंभीर हो गया। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं? जी ठीक है जी, अल्लाह का शुक्र है। सर मैं आपसे पूछना चाहता था कि अदलिया ने तो एक वज़ीर-ए-आज़म को नाअहल कर दिया, हाँ,
एक को नहीं, दो को जैसे किया कि बात जी, 2 को किया पहले यूसुफ रजा गिलानी भी हुए थे जी। जी जी हाँ जी। जबकि पार्लियामेंट में ऐसा कानून लाने की कोशिश की जा रही है कि जजों से कोई पूछे हाँ। कि क्यों एक मुंतखब नुमाइंदे को नायल कर दिया जाता है जबकि जजों को कोई पूछने वाला नहीं है। हाँ। तो जनाब ये जो एक गरीब आदमी जो प्याज की रेहड़ी लगाता है, टमाटर की रेहड़ी लगाता है, उसके साथ ये भैया आपकी देखिए, आप जो खिताब फरमा रहे हैं ना भैया, ये बहुत ही मेरे भी दिल की आवाज़ है कि गरीब आदमी के लिए कुछ होना चाहिए। आप सही कहते हैं, लेकिन इसका अब इन दोनों से इस वक्त मामला तो भाई बड़े लोगों की बातें हैं ना। एक तरफ अरकान असम्बली हैं, एक तरफ जजेस हैं। अगर नवाज शरीफ को नाअहल भी करार दे दिया गया तो उस पर भी रेडी वाले को कोई फ़ायदा नहीं होता ना। तो ये भी कम अज़ कम इसका भी, ये बहरहाल बातें अच्छी लगती हैं कहने को, दिल से निकलती हैं ना। लेकिन यूसुफ रज़ा गिलानी जब नाअहल हुआ था तो रेडी वाले को भैया उस वक्त भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ था। बस ये रोना ये होता है। ये वो क्या हाथियों की लड़ाई है, हम मेंढक बेचारे क्या करें इसमें, ये है मसला। तो मैं हैरान हूँ। ठीक है, मुझे अनएक्सपेक्टेड आज रात बहुत देर से सोना पड़ेगा, मालूम करना पड़ेगा कि क्यों। क्योंकि मैंने जबरी तौर पर किया कि ये वज़ीर आज़म जो खड़े हुए हैं, और ख़ास तौर पर जब खुर्शीद शाह ने कहा कि जी यस वी आर देयर टू सपोर्ट यू, तो फिर उसूली मौक़िफ़ की देयर एंड देन उनको यानी वज़ीर आज़म को सियासी अंदाज से कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की देयर एंड देन मुकम्मल सपोर्ट मिली। बाकी ताने थे, ठीक है, तो उस वक्त याद नहीं आया, उस वक्त वो ताने ठीक है ना, बनता है। लेकिन एक होती है पॉलिटिकल पोजीशन, राइट। मतलब मैं तो गुलमी ने याद नहीं है उस दिन, तो मैंने कहा और अब तुम कह रही हो ये कर लें, मैं कह रहा था ये आज डिस्कस कर लें, यू अंडरस्टैंड। लेकिन फिर मैं वही डिस्कस करूं, ये वही बात है जो तुम कह रही थी। तो आप मुझे जाने दो, चले जाके फिर पता करें, मैं रिपोर्टिंग करूं इस उम्र में। चलें जी, फिर आज के प्रोग्राम एक पल चैन ना आए, सहाफत का काम इतना बुरा है। ओके भाई, चलें नुसरत साहब को फिर जाने देते हैं और प्रोग्राम को खत्म करते हैं आज के लिए। कल हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।